5% निकालने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बोत्सवाना के मंत्री के बीच हुई बैठक। तोमर ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की कर रहा है तैयारी। दोनों देशों ने पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को पुलवामा में 61 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया शिलान्यास। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी ढांचा, उद्योग, कृषि और लोगों का जीवन आसान बनाने पर दिया बल। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात सितरंग लगातार होता जा रहा है मजबूत। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों तक पहुंचने की है संभावना। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। दीपावली पर बारिश के आसार। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मद्देनजर सावधानी बरतने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात दी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में भारत के अंतिम गांव माणा से लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। उन्होंने यात्रियों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए अपनी यात्रा बजट का 5% निकालने की अपील की। देखते हैं ये रिपोर्ट। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। इन स्तंभों पर खड़ी की जा रही नए भारत के विकास की इमारत को हिमालय जैसी मजबूती और ऊंचाई देने के लिए एक और कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने सबसे पहले केदारनाथ पहुंचकर केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6 से 7 घंटे से कम होकर के केवल 30 मिनटों का रह जाएगा। साथ ही मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की भी प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से संवाद भी किया। दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी, जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे। लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। प्रधानमंत्री ने माणा गांव के सरस मेले का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने यात्रियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील करते हुए कहा कि जितना पैसा पूरी यात्रा में खर्च करते हैं, उसका 5% खर्च अगर स्थानीय उत्पादों पर किया जाए तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में लगातार हो रहे विकास के कारण पलायन कर रहे लोग अपने घरों को अब वापस लौटने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि आजकल ड्रोन आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठाकर तेज गति से दूसरी जगह भी उतार देते हैं। अब तो हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि आजकल ड्रोन आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठा करके तेज गति से दूसरी जगह पे उतार देते हैं। हम उसको लाना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाइयों और बहनों को मिला। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। मुझे यहाँ गांव की सरपंच माँ एक बहन से मिलना हुआ। मैं पूछ रहा था शौचालय बन गए? अरे बोले साहब बन गए। मैंने कहा पानी पहुंच रहा है? बोले पाइप लग रही है। इतनी चेहरे पर खुशी थी, अपने गांव में काम होने का आनंद था। उनके सरपंच महिला थी, बड़े गर्व से मुझे बता रही थी। हमने हर घर जल का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के 65% से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंच चुका है। हमने हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से उत्तराखंड के कोने कोने में आज डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही। मैं आज देख रहा था, इनके वे भी ऑनलाइन पैसे ले रहे थे, डिजिटल फिनटेक। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय मामले और सहयोग मंत्री डॉक्टर लेमोगांग क्वापे के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण व घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों पर प्रसन्नता व्यक्त की। तोमर ने कहा कि प्रवासी भारतीय बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के किसानों उत्पादकों के लाभ में वृद्धि के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की संभावना के बारे में बताया। दोनों मंत्रियों ने पोषक अनाज के गुण व महत्व के मद्देनजर बड़े पैमाने पर इनकी खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तोमर ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की तैयारियां कर रहा है। दोनों पक्षों ने अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों पर भी चर्चा की और एक दूसरे को जल्द से जल्द मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को पुलवामा में 61 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी ढांचा, उद्योग, कृषि और संपर्क बढ़ाने तथा लोगों का जीवन आसान बनाने पर बल दिया। उन्होंने जिला प्रशासन के युवाओं के स्वरोजगार तथा पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जिला स्तरीय योजना तैयार करने का निर्देश दिया। योग के बाद अब आयुर्वेद को भी दुनिया में पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। आयुष मंत्रालय ने इस बाबत कमर कस ली है। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस साल आयुर्वेद दिवस का थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। योग दिवस के बाद अब आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस को देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़े स्तर पर मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस बार के आयुर्वेद दिवस को व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस साल आयुर्वेद दिवस पर हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 19 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि देश के हर व्यक्ति को भारत की इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया जा सके। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर अपील की गई है कि ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए गाँवों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। लोगों को अपने घर बगीचे में 4 से 5 औषधि पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें तुलसी, गिलोय, नीम, धृतकुमारी, करी पत्ता का पौधा, सहजन का पौधा, पुदीना, भारतीय बेल शामिल होगी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में एक लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागी मेरा दिन और आयुर्वेद, मेरी रसोई में आयुर्वेद, मेरे गार्डन में आयुर्वेद, मेरे खेत में आयुर्वेद, मेरे भोजन आहार में आयुर्वेद विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 3 मिनट से अधिक का वीडियो बना सकते हैं, जो इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस के मुख्य विषय अर्थात हर दिन हर घर आयुर्वेद के अनुरूप हो। हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर घर में समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर देता है। इससे देश को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
ये जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के जरिए ही संभव हो सकेगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वच्छता मिशन 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अस्पतालों और कृषि भवनों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस कदम से जहां एक और अस्पतालों और बीज भवन में सुंदरता, स्वच्छता दिखाई दे रही है, प्रशासन और आम लोगों की जागरूकता की वजह से आज राज्य स्वच्छता मिशन में अहम भूमिका निभा रहा है। साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है। लगभग 3 बार साफ सफाई अस्पताल में होती है। लेटरिन बाथरूम के बराबर लगातार सफाई होती है। डिसइंफेक्टेंट बहुत अच्छे आ गए हैं, तो उससे साफ सफाई होती है। ये आउटसोर्स पे कर दिया गया, तो ये भी अच्छी बात है कि नए नए कर्मचारी बदल के आते हैं अलग अलग टाइम पे, और वो अच्छे तरह से काम करते हैं। तो बहुत अच्छा उपलब्धि है ये एक सरकार। जन सहयोग तो इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि जनता ही अस्पताल को भी मेंटेन करती है, पूरे समाज को मेंटेन करती है। तो ये जनता से अपील की जाती है कि जब भी अस्पताल में आए, थूके ना, गुटखा ना खाएं, और साफ़ सफाई कचरा अगर है तो जो जगह जगह पर हम लोगों ने डस्टबिन बना रखे हैं उसमें रखें। बायोमेडिकल वेस्ट पे बहुत सरकार का ध्यान है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। अस्पताल को साफ़ सफाई करने में उसमें करते हैं। और आकांक्षी जिला चतरा में कृषि के जरिए बदलाव की बयार बहने लगी है। चतरा के किसानों ने मेहनत कर बंजर जमीन पर फसलें उगाई और किसानों के इस हौसले को कृषि विज्ञान केंद्र ने उड़ान दी, जिसका नतीजा है कि किसान आज यहां आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विकास की राह में पिछड़ गए आकांक्षी जिले चतरा से रोजी रोटी की तलाश में पलायन अब आम नहीं, इतिहास बनता जा रहा है। बेरोजगारी और खेती किसानी में नुकसान से त्रस्त यहाँ के लोगों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक नया हौसला मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अपनी सोच बदली और साथ ही किस्मत भी। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सवैया गड़ा गाँव के किसान विनोद महतो ने यहाँ कमाल कर दिखाया है। मल्चिंग खेती और ड्रिप पद्धति से सिंचाई के बदौलत इन्होंने बंजर जमीन पर सोना उगाने का काम किया है। वहीं उनसे दूसरे किसानों ने भी प्रेरणा ली और ये किसान अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। किसानी बढ़ने से रोजगार भी बढ़ा है। हम और हमारे भाई लोग बाहर रहा करते थे और हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जब कोई रोजगार का यहाँ सृजन नहीं था, तो किसी किसानों के पास गए, देखे कि खेती करना है तो बेहतर खेती कैसे कीजिए कि पैसा भी अच्छा मिले और उसमें लागत भी कम हो और मुनाफा ज़्यादा मिले। तो 1-2 किसान के पास जैसे और मांझी, रांची और थोड़ा कृषि विज्ञान से भी हम लोगों ने सहयोग लिया। भंडारी इंटरप्राइजेस से के सहयोग से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा ये ड्रिप मेरे खेत में लगाया गया। हमारे बगल में पड़ोसी है, बगल में प्लॉट है, उनको भी हम भी उनको देख के खेती कर रहे हैं। हम देखे कि अच्छा उनको नफ़ा हो रहा है। हम पहले से खेती कर रहे थे, तो वही जनरल खेती कर रहे थे, उसमें हमको उतना फ़ायदा नहीं बुझा रहा था, फिर भी कर रहे थे। और यहाँ तो जंगल है, थोड़ा लीलगाय उलगाय भी आते हैं। देखे कि यहाँ पूरा जाली उली घोर के खेती कर रहे हैं, तो हमको भी देखे कि फ़ायदा बुझा रहा है। तो अभी हम भी नया है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं, तो हमको तो उतना फ़ायदा नहीं अभी हुआ है, क्योंकि अभी लगा रहे हैं, पूरा लगा नहीं पाए बरसात की वजह से। बरसात जब ख़त्म हो जाएगी तब फिर पूरा लगाएंगे, तब देखेंगे कि अच्छा फ़ायदा है। और भी हम सबको बताएंगे कि इसी खेती में और सब भी करें। इस बार टमाटर का खेती बहुत हुआ है, हम लोग का रोज़गार मिला है। ये रोज़गार से हम लोग का घर परिवार सबको चल रहा है। पोस्ता के खेती में हम लोग काम करने नहीं जाते हैं, जो अच्छा फसल होता है उसमें हम लोग काम करने जाते हैं, जिससे हम लोग का भी अच्छा रोजगार मिलता है। चतरा में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल पर कृषि में क्रांति आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट का कहना है कि चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उन्नत और अत्याधुनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजनाओं का फायदा भी दिया जा रहा है। इससे खेती किसानी का काम आसान हो रहा है। कृषि विभाग की ओर से उनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने खेती में
बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम 5 से 6 लाख रुपया अर्जन किया है। उन्होंने मिर्चा की खेती की, टमाटर की खेती की और अभी आप देख रहे हैं इस खेत में कि टमाटर एवं मिर्ची की खेती की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी किसान हैं, अगर उनको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी आवश्यकता हो, जो कृषि विभाग देने के लिए उनको तत्पर है। केंद्र सरकार द्वारा चतरा जिला को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद हर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी जा रही है। कृषि में पैदावार बढ़ने से किसानों का मुनाफे में इजाफा हुआ, जिसने उन्हें संबल प्रदान किया। अब लोग बड़े शहरों में मजदूरी करने से बेहतर अपने गांव में ही खेती करना बेहतर समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात सितरंग लगातार मजबूत होता जा रहा है। हालांकि अभी तक मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की आशंका नहीं जताई है, लेकिन खबर है कि इसके असर से दीपावली और उसके बाद राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर होने वाला है। इसके चलते 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों तक पहुंचने की संभावना है। इसे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के उप महानिदेशक ने कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को कोलकाता में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय जिलों में 45 से 55 किलोमीटर से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि 25 अक्टूबर को हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता और उससे सटे हावड़ा और हुगली जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उन्होंने कहा कि ये एक प्रचंड चक्रवात नहीं होगा। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। सितंबर अक्टूबर महीने के दौरान धान की प्रमुख उपज वाले राज्यों में भावों में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1972 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान धान के भाव में नरमी आई और भाव 22 रुपए गिरकर 1950 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान धान के सौदों में 40 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1999 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान भी धान के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 62 रुपए चढ़कर 2061 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में खासी आवक देखने को मिली। खासतौर पर धान के भाव की बात की जाए तो चरामा मंडी में धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 2 तारीख को चरामा मंडी में धान का भाव रहा 2000 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 2050 रुपए पर हुए। 16 अक्टूबर को यहां धान 75 रुपए चढ़कर 2125 रुपए पर बिकी। वहीं 21 अक्टूबर को यहां धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2125 रुपए पर टिका रहा। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में धान के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 1988 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान धान के सौदों में 8 रुपए की मजबूती आई और भाव 1996 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डाली तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है।
बीते 4 महीने के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करे तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपिडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अरहर का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,709 रुपए प्रति क्विंटल था। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान अरहर के भाव में गिरावट आई और भाव 915 रुपए लुढ़क कर 5,794 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में 584 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,378 रुपए। तीसरे हफ्ते के दौरान अरहर के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 234 रुपए उछलकर 6,612 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अक्टूबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर की खासी आवक देखने को मिली। खासतौर पर अरहर के भाव की बात की जाए तो अलीगढ़ मंडी में अरहर के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक्वाक नेट के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह की 3 तारीख को अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 6,640 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,620 रुपए पर हुए, जबकि 15 अक्टूबर को यहां अरहर 30 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए पर बिकी। वहीं 21 अक्टूबर को यहां अरहर के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में अरहर के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान अरहर का औसत मासिक भाव 6,450 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान अरहर के सौदों में 623 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,827 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार अरहर की उपज में 5,40,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। जानते हैं कि किसान कैसे रखें इस मौसम में अपनी खेती का ख्याल। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में मक्का और सोयाबीन की पकी फसल की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी हिस्सों में मटर, सरसों और आलू की बुआई जारी रखें। यहाँ के विंध्य पठारी इलाकों में सोयाबीन की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तरी गुजरात में पकी मूंग, बाजरा, मक्का, लोबिया और तिल की कटाई कर ले। साथ ही यहाँ मूंगफली की खुदाई कर ले। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी हिस्सों में सरसों की बुआई कर ले। यहाँ के शुष्क पश्चिमी मैदानी इलाकों में सरसों, चना, मूली, पालक, गाजर, मेथी और लहसुन की बुआई की जा सकती है। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी हिस्सों और अरावली पहाड़ी इलाकों में सरसों और चने की बुआई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन और मक्का की कटाई जारी रखे। साथ ही यहाँ मूंगफली की खुदाई भी कर ले। मराठवाड़ा में सोयाबीन, ज्वार और बाजरा की पकी फसल की कटाई कर ले। वहीं पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन और धान की कटी फसलों का सुरक्षित भंडारण कर ले। मराठवाड़ा में किसान चना और कुसुम की बुआई करे। पश्चिमी विदर्भ में अलसी, चना, कुसुम और ज्वार की बुआई कर ले। वहीं पूर्वी विदर्भ में प्याज और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ इस समय बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लहसुन, मूली, मेथी, पालक, आलू और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके में धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर ले।
चित्तूर में ही अरहर की फसल में इस समय मारुका का प्रकोप देखा जाता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए NSAE की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी इलाकों में ज्वार और कुसुम की बुआई जारी रखें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के दिन युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक भीषण बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। बस में ज्यादातर श्रमिक सवार थे जो दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे पर दुख जताया है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी ऋण ऐप मामले में जारी जांच के सिलसिले में बेंगलुरु में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये मामला बेंगलुरु के साइबर अपराध थाने में 18 प्राथमिकी दर्ज करने में बारे में है। ईडी ने कहा कि इसमें अनेक कंपनियों और लोगों के विरुद्ध लोगों द्वारा ऐप के माध्यम से लिए गए ऋण की वसूली और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अब तक 95 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में शनिवार को प्रदूषण के कारण धुंध की चादर दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में दीपावली के पर्व पर हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा शुरू किए गए हुनर हाट में विविध संस्कृतियों और हस्तशिल्प कला की झलकियां बिखरी हुई हैं। मिट्टी के दिए और रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती से हुनर हाट गुलजार है। दीपावली के आते ही छठ पर्व की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। डाक विभाग का बिहार सर्कल छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को छठ पूजा सामग्री वितरित करेगा। डाक विभाग ने न केवल बिहार में बल्कि समूचे देश में पूजा सामग्री वितरित करेगा। और बुलेटिन के आखिर में नजर डाल लेते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड में भारत के अंतिम गांव माणा से लोगों को किया संबोधित।
कहा, मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव। स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए अपनी यात्रा बजट का 5% निकालने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बोत्सवाना के मंत्री के बीच हुई बैठक। तोमर ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की कर रहा है तैयारी। दोनों देशों ने पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को पुलवामा में 61 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया शिलान्यास। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी ढांचा, उद्योग, कृषि और लोगों का जीवन आसान बनाने पर दिया बल। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात सतरंग लगातार होता जा रहा है मजबूत। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों तक पहुंचने की है संभावना। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। दीपावली पर बारिश के आसार। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मद्देनजर सावधानी बरतने के दिए निर्देश। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। बदलते भारत की शान। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर